दक्षिण 24 परगना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है, यहां यह पता चल रहा है। आज जगह जगह से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान हमने देखा था हिंसा की खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन सेकेंड फेज की वोटिंग में हिंसा की खबरें भी जगह जगह से सामने आ रही हैं। ये दक्षिण 24 परगना की खबर है, जहां बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बसंती विधानसभा में झड़प की खबर भी है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तो दक्षिण 24 परगना में फिर हंगामा हुआ है। बसंती विधानसभा में झड़प की खबर। तो आगे बढ़ते हुए एक और जानकारी ऐसी ही, दक्षिण 24 परगना में फिर हंगामे की खबर है। ये तस्वीरें देखिए, रायदीघी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को रोका जाता है। पलाश राणा को बूथ पर घुसने नहीं दिया गया, घुसने से रोका गया और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि पलाश राणा को बूथ पर घुसने से रोका गया और यहां एक बार फिर से हंगामा हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ दक्षिण 24 परगना में फिर से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां पर एक बार फिर से विवाद हुआ। बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बूथ के अंदर ही नहीं जाने दिया है। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई बसंती विधानसभा में भी झड़प की। दो बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो देखिए, ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि इतने जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त होने के बाद भी छिटपुट हिंसा की खबरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। पलाश राणा को बूथ पर घुसने से रोका गया है और बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। बसंती विधानसभा में झड़प की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दक्षिण 24 परगना के इस बूथ के बाहर भी हुआ है हंगामा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन बैरकपुर से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रविशंकर दत्ता के पास भी आपको लिए चलेंगे। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता दक्षिण 24 परगना में ही मौजूद हैं। रुपेश, पहले आपके पास आता हूं। दक्षिण 24 परगना से यह खबर सामने आ रही है कि जगह जगह छिटपिट हिंसा हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, दक्षिण 24 परगना में ही ये रायदीघी विधानसभा क्षेत्र है और रायदीघी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पलाश राणा। हाँ। उनको मतदान केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया है, जबकि जितने उम्मीदवार हैं सब मतदान केंद्र तक जाते हैं। ये एक प्रोसेस भी है, लेकिन एक मतदान केंद्र पर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और पलाश राणा ने ये कहा कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनको अंदर बूथ में जाने नहीं दिया। और ये तब स्थिति है जब जिस तरह से सियासी रूप से ये कहा जा रहा है कि यह जो पूरा इलाका है, जो नॉर्थ 24 परगना हो या फिर दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और कोलकाता, ये टीएमसी का एक गढ़ है। उसी तरह से टीएमसी का तो गढ़ है, लेकिन रुपेश, ये मुमकिन कैसे हो पा रहा है? इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस इस बार लगाई गई हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पहली बार एनआईए तक को डिप्लॉय किया गया है, उसके बावजूद भी हिंसा हो रही। देखिए, एनआईए तक को डिप्लॉय किया गया और सीआरपीएफ के डीजी भी दक्षिण 24 परगना में ही मौजूद हैं। हाँ। वो डायमंड हार्बर से लेकर के फाल्टा के इलाके में एरिया डोमिनेशन में लगे हुए हैं। अजय पाल शर्मा, जिनके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं, अजय पाल शर्मा भी इसी इलाके में है, वो भी एरिया डोमिनेशन का काम कर रहे हैं और पूरी रात यही काम हुआ है। बावजूद इसके बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सीआरपीएफ की पूरी जो बल है उनके साथ वो बसेज हैं, बाकी व्हीकल्स हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि किसी उम्मीदवार को मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया जा सकता है, तो ये समझा जा सकता है। मैंने गढ़ और किले की चर्चा इसलिए की क्योंकि सियासी रूप से जिस तरह से कहा जा रहा है कि टीएमसी का किला है, उसी तरह से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को अपने किले में तब्दील किया है और उसके बावजूद उनकी आवाजाही पूरी रात से लेकर के अभी तक एक एक मतदान केंद्र का दौरा सीआरपीएफ के जो तस्वीरें हैं वो सामने भी आ रही हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, कुमार कुंदन भी हमारे साथ बैरकपुर से बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन,
हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग स्थानों से सामने आ रही हैं और ये पश्चिम बंगाल में परेशानी भी है। वो जो तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये जो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होती है, एक मुद्दा ये भी है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, जिस इलाके में मैं हूं, बैरकपुर का ये इलाका है। आपको याद होगा कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले जिंदा बम मिले थे। उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका हाइपर सेंसिटिव हो गया था। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे अमित शाह ने भी आके रैली की और प्रधानमंत्री का भी यहाँ पे अमित शाह ने रोड शो किया और प्रधानमंत्री की रैली हुई। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मौसम का मिजाज थोड़ा ज़रूर बदल गया है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इसके बावजूद भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी कतार का इंतजार कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। हाँ, शांतिपूर्ण से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। जगदल में जैसा थोड़े दिन पहले जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद से कोई ऐसा मतलब डर भय का तो माहौल ना वैसा कोई डर भय का माहौल नहीं, एकदम शांति से ही सब कुछ दे रहा है। हाँ। क्या मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में ऐसे? इसके बारे में तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। कैसा चुनाव हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत? बढ़िया हुआ, कोई परेशानी नहीं है? दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मैम, आप लोग भी वोट डालने के लिए आए हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह है यहाँ पे? हाँ, नहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, कोई लाइन में कितनी देर से हैं आप वैसे? अभी आए हैं। अच्छा, और आराम से वोट डाल रहे हैं? हाँ। फोर्सेज वगैरह सब लोग हैं साथ? सभी है। मैम, आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो प्रगति में आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये लोग अपनी अपनी कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला हुआ है और 2-3 तरीके से 100 मीटर का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है कि 100 मीटर के उधर अगर कोई आया तो उसको अपना कार्ड और तमाम तरह की चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने पूरा का पूरा, आप देखिए कि बूथ पे लाइन बाय लाइन एक करके जो है लोगों की एंट्री हो रही है और एक करके लोगों को दे रहे हैं। तो जो ग्रामीण इलाका है, मैं जिस इलाके में हूँ बैरकपुर, वो शहरीकृत इलाका नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भीड़ जो है अभी भी 11 बजने जा रहे हैं और इसके बावजूद भी सुबह 7 बजे से लोगों की कतारें यहाँ पे। और यही सबसे अच्छी बात है, फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान भी ये शानदार ट्रेंड पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। तकरीबन 93% वोटिंग हुई और सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज है उसको भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। अहम खबर आ रही है, पूर्वी बर्धमान के कालसी में हंगामा हुआ है। देखिए, एक और हंगामे की खबर आ गई। उपद्रवियों पर यहां लाठीचार्ज करना पड़ा है, ये जानकारी मिल रही है। पूर्वी बर्धमान का ये कालसी इलाका है जहां पर हंगामा हुआ है और उसके बाद उपद्रवियों पर सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज किया है और उन्हें खदेड़ा गया है। तो जगह जगह हंगामे की कोशिश हो रही है और जो सुरक्षा बल हैं वो उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तनाव की खबरें अलग अलग बूथों से सामने आई हैं। बंधवान असेंबली सीट पर भी तनाव की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार की टीएमसी नेता से झड़प हो गई। बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह की टीएमसी नेता से झड़प। ज्ञान भास्कर स्कूल के बूथ पर तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। तो यहां से भी ऐसी ही जानकारी मिल रही है। दरअसल बीजेपी के राकेश सिंह की टीएमसी नेता से झड़प हो जाती है, जिसके बाद बात बढ़ गई। और पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के बीच हावड़ा में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। झड़प के बाद पुलिस ने यहां भी लाठीचार्ज किया है। ये हावड़ा की तस्वीरें आपके सामने। कई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने घसीटते हुए हिरासत में ले लिया लाठीचार्ज के बाद। ये देखिए तस्वीरें। तो हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता पहले आमने सामने आते हैं और उसके बाद झड़प शुरू हो जाती है और हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने यहां लाठी चार्ज किया है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह हिंसा की कोशिशें हुई हैं, झड़प हुई है और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन उपद्रवियों पर काबू पाया है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और ऐसी स्थितियां कई जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता। जितनी टक्कर चुनावी सरगर्मियां
नजर आ रही हैं इस बार चुनावों में, वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड राउंड की वोटिंग के दौरान भी। पहले राउंड की जो वोटिंग हुई थी वो तकरीबन शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई गई, लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान जगह जगह झड़प की खबर सामने आ रही है, हिंसा की खबर सामने आ रही है। आज जिन 142 सीटों पर मतदान होना है वो ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती हैं। ये तमाम सीटें 142 में से 123 सीटें पिछले चुनावों में टीएमसी के खाते में गई थी और बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी। आज उन तमाम सीटों पर हो रहा है चुनाव और आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल समीर, और 2021 में इन सीटों पर टीएमसी को फायदा भी मिला था, बम्पर वोटिंग का भी फायदा मिला था। एक और खबर ऐसी ही, बंगाल के नादिया में हिंसा हुई है। बॉर्डर से लगा ये इलाका है, यहाँ वैसे भी फोर्स की तैनाती थी, यहाँ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला किया जाता है। चापड़ा के बूथ नंबर 53 की एक घटना बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें। हालांकि जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो इसका ठीक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्यों किया गया, लेकिन यह जरूर बताया गया कि हमला किया गया है उन पर। এবার আমাদের এজেন্সিতে যাওয়ার সময় ওরা বন্দুক বোম গুলি লাঠি নিয়ে তাড়া করে, সে আমাদের সবাইকে আঘাত করে, আমার মাথায় বাড়ি মারে। কারা আঘাত করলো আপনাকে? আমাকে আঘাত করেছে 1 নম্বর মফিদুল, 2 নম্বর আরজান, 3 নম্বর গুমা। তারা কোন দলের সদস্য? তারা টিএমসি সদস্য। तो देखिए जगह जगह झड़प की खबर सामने आई है और अब आपको गालसी विधानसभा की एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर हुई झड़प की खबर हमने आपको दिखाई थी। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ वीडियो सामने आए हैं। ये देखिए गालसी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर तनाव अच्छा खासा नजर आ रहा है। यहां पर जो लोग झड़प कर रहे थे, हिंसा पर आमादा थे, उन पर पुलिस ने काबू पाया है और हल्का लाठीचार्ज भी किया गया है, बल प्रयोग किया गया है और जो उपद्रवियों की भीड़ थी उसे खदेड़ा गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आईपीएस शर्मा ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। इसको लेकर विवाद भी हुआ था, सवाल भी खड़े किए गए थे और याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने मतदाताओं को डराया, धमकाया और ऑब्जर्वर की भूमिका का उल्लंघन किया है। देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पहुंचा था और हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को हटाने की मांग वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और आईपीएस शर्मा पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है आखिरकार, यह मामला क्या होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए पक्षपातपूर्ण तरीके से इस मामले में जो व्यवहार किया गया उससे संबंधित एक वीडियो का हवाला इस याचिका में दिया जा रहा है जो जनहित याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह से अगर कोई ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे तो उसके खिलाफ अदालत को एक्शन लेना चाहिए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है। चूंकि चुनाव का दूसरा चरण आज है तो ऐसी स्थिति में इससे पूर्व जब हाईकोर्ट मामला गया था तब मांग अलग की गई थी और ये कहा गया था इन्हें तत्काल ऑब्जर्वर पद से हटाया जाए, लेकिन अब यहाँ पर उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है और इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग याचिकाकर्ता की ओर से की जा सकती है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रुख रहता है। जी समीर, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। मामला जो है ये बड़ा मामला बनता हुआ जा रहा है। जिस तरह टीएमसी ने भी अजय पाल शर्मा के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरा था, यहां तक कि यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे, कटघरे में से खड़ा किया था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। समीर जी, जिस तरीके से वोटिंग इस बार हो रही है और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर तो आप जानकारी दीजिएगा, लेकिन ये जो मुद्दे इस बार चुनाव में उठे हैं, इन पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, और अब आगे क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, एक अधिकारी ने, जो प्रशासनिक अधिकारी के वहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की गई है चुनाव आयोग ने, और वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, भय मुक्त चुनाव कराने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं, और उस संदर्भ में वो एक अधिकारी एक अपराधी को अगर समझाते हैं कि भाई ठीक से रहना है, यहाँ पर किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर टीएमसी तत्काल हाईकोर्ट पहुँच जाती है। हाईकोर्ट स्पष्ट मना करता है कि चुनाव चल रहा है, इस समय हम दखल नहीं देंगे। अब टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाती है। तो क्या एक अधिकारी ने एक अपराधी को अगर सिर्फ एक समझाइश दिए कि भाई आप चुनाव में किसी भी तरीके से अगर गैरकानूनी काम करोगे तो उसका सबक सिखाया जाएगा, तो टीएमसी इतनी तिलमिला क्यों रही है? टीएमसी को समर्थन करना चाहिए कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए। और दूसरे फेज के अंदर ममता बनर्जी के 140 सीटों में से 123 सीटें ममता बनर्जी जीतती है। यहाँ 4 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता 2021 के चुनाव में। जहां ममता बनर्जी इतनी मजबूत है, वहां इतना केंद्रीय सुरक्षा बल लगने के बाद भी नहीं, समीर जी, यही तो कहा जा रहा है, यही तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि इस बार इतना जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त करके, केंद्रीय सुरक्षा बलों को डिप्लॉय करके दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी अभी थोड़ी देर पहले पत्रकारों से मुखातिब थी, उन्होंने कहा कि रात में हमारे नेताओं को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है इस बंदोबस्त के चलते, यही तो वो कह रही है। बिल्कुल, और पुलिस भी बीजेपी के साथ है, ये इस तरीके के आरोप भी लगाए गए टीएमसी की तरफ से। समीर जी, देखिए, ममता बनर्जी तो जरूर बीजेपी आरोप लगाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि बंगाल में हिंसा की संस्कृति रही है, और हिंसा कौन करता रहा है। 2011 से लेकर ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, 2011 का चुनाव हो, 2016 का चुनाव हो, 2021 का चुनाव हो, तमाम चरणों में चुनाव और जो पिछले इतिहास रहा है हिंसा का। और इस बार इसीलिए चुनाव आयोग ने तय किया था कि हिंसा मुक्त और भय मुक्त चुनाव बंगाल के अंदर होगा, और इसके लिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है कि पहले फेज के 152 सीटों पर मतदान हुआ, वहां शांति तरीके से हुआ था। लेकिन चूंकि दूसरा जो फेज है ममता बनर्जी की पकड़ का क्षेत्र है, वहां पर जिस तरीके से हिंसा का समाचार आ रहा है, इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी, तो आप अंदाज लगाइए कि अगर केंद्रीय एजेंसियां इतनी बड़े मात्रा में अगर वहां पर डेप्यूट नहीं की जाती, चुनाव आयोग वहां पर फ्री एंड फेयर चुनाव के लेकर अगर इतना गंभीर नहीं होता, तो बंगाल में हमें आज क्या देखने को मिलता। मुझे लग रहा है कि इतनी सुरक्षा ये बात तो जहन में आती है, ये बात तो जहन में आती है कि सेकंड फेज की वोटिंग में जब इतना जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त होने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो अगर ये बंदोबस्त नहीं होता तो क्या होता। हालांकि अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि बस राफेल उतारना ही बाकी रह गया है, बाकी तो सारे बंदोबस्त कर दिए गए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर, बंगाल के श्यामपुकुर में बीजेपी टीएमसी एजेंट में झड़प की खबर सामने आ रही है। वैसी ही तस्वीर यहां से भी आई है। लगातार हिंसा की खबरें, सीट पर बैठने को लेकर विवाद हो गया, एक दूसरे को धमकियां देने तक बात पहुंच गई। ये देखिए तस्वीरें, सीट पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और धमकियां देने तक की नौबत आ गई। और दूसरे चरण के मतदान के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है, बीजेपी ये चुनाव जबरन जीतना चाहती है, हमारे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए, टीएमसी कार्यकर्ता टारगेट पर हैं, ये कहा है ममता बनर्जी ने। যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে, যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। থানায় আমি যাইনি, ববি গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। বাড়িতে কালকে রাত্রিবেলা, বাবা এটা 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা দে অ্যাটাকড হিজ হাউস, এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিও ছিল না, দেখাতে পারি, এই দেখুন ছবি, দেখুন। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place.
तो सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और सुबह से ही ग्राउंड पर वो नजर भी आ रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया है टीएमसी जाने वाली है, ये दावा किया गया। सेकेंड राउंड में भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी और इस बार बीजेपी का माहौल दिख रहा है। तो सुबह मंदिर भी गए थे शुभेंदु अधिकारी, पूजा अर्चना की थी। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, वो उनको पूछिए ना। मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं। मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है, 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठी है ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने को। यहाँ क्यों घुस रहा है? ये डराने के लिए हिंदू वोटर को। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बन चुका है। और देखिए, मतदान के बीच TV9 भारतवर्ष से ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं, मैं पूरा दिन इसी तरह से निरीक्षण करूंगी, वोटर की तरह सभी जगह जाऊंगी, सभी पोलिंग बूथ पर जाऊंगी। हमारे नेताओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, हमारे पोस्टर्स हटा दिए गए, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है মমতা ব্যানার্জি। আপনি ভোট দিতে বেরোন, কোনোদিন আপনাকে কি অত্যাচার করেছে দেখবে, তুমি একটা ছবি দেখবে, আমি এখন দেখাবো না, দেখলে ঠিক আছে। কোন কোন জায়গাগুলোয়? সব জায়গায়, সারা বেঙ্গলে সিআরপিএফ আর অবজারভাররা কোর্টের অর্ডার থাকতে বলছে, কোর্টের অর্ডার মানব না, আমাদের সমস্ত ছেলে তুলে নিচ্ছে। সাধারণত আপনি ভোট দিতে বেরোন, কোনোদিন আপনাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তায় এখন ক্যান্ডিডেট হিসেবে ঘুরছি, দিস ইজ নট মুখ্যমন্ত্রী। যদি কাল ছাড়া। और अभिषेक बनर्जी ने भी मतदान किया। मतदान के बीच अभिषेक बनर्जी ने दावा किया हम फिर वापसी करेंगे, फिर टीएमसी सरकार बनेगी। विक्ट्री साइन के साथ उन्होंने ये दावा किया। उनकी कई तस्वीरें सामने आई जब वो मतदान केंद्र पहुंचे थे वोटिंग करने के लिए, वोट डालने के लिए। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि वो फिर से वापसी करेंगे। আপনারা জানেন অনারেবল হাইকোর্টের অর্ডার থাকার পরেও, কন্টেম্প নোটিশ সার্ভ করার পরেও এরা ধারাবাহিকভাবে ভয় দেখানোর জন্য এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ অবজারভার, জেনারেল অবজারভার গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, সাধারণ মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। এমনিতেই গাইড। हमारे साथ समीर चौगावकर जी मौजूद हैं। समीर जी, ये एसआईआर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है? वोटर्स के जहन में क्या उसका असर भी होगा? क्योंकि 91 लाख वोटर्स के नाम कटे, 27 लाख तो विचाराधीन थे। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने अपील की है, लेकिन उन्हें उनका वोटिंग राइट जो है वो एक तरह से छीना जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो परसेंटेज में इजाफा हमने देखा लगभग 10% का फर्स्ट फेज की वोटिंग में, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सेकंड फेज की वोटिंग में भी वो प्रतिशत जो है वो ज्यादा होगा पिछली बार से? ये एसआईआर प्रोसेस की वजह से ये जो बढ़ोतरी हुई है इसे आप देखते हैं, या फिर इसके पीछे वाकई ऐसी कोई वजह है कि कहा जाए भाई एंटी इनकम्बेंसी है, जैसा बीजेपी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार सरकार बदलने के लिए लोग वोट करने निकले? देखिए समीर, मुझे लगता है कि दोनों की भूमिका है। एसआईआर के कारण जिस तरीके से 90 लाख वोटर कटे और फर्जी वोटर मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया मतदान सूची से, उसके कारण भी 4 से 5% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। हाँ। लेकिन सिर्फ यह कह देना कि एसआईआर के कारण मतदान बढ़ा, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम से कम 5% जो वोट दूसरा बढ़ा है वो मतदाता खुद बाहर निकले वोटिंग करने के लिए, और यही कारण रहा कि 93% के लगभग मतदान प्रथम चरण में हुआ है। और दूसरे चरण में भी हमको वही देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। तो ये ठीक है कि एसआर के कारण कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा होगा, लेकिन पूरा एसआर के कारण बढ़ा होगा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मतदाता इस बार निकला है, तो क्या मतदाता इस बार एंटी इनकम्बेंसी के कारण निकला है, ममता बनर्जी के 15 साल के कामकाज से नाराज वोटर पूरा बाहर निकला है, या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनकी अपील के बाद मतदाता निकलकर वोटिंग कर रहा है, या ममता बनर्जी को बचाने के लिए उनके कामकाज की रक्षा को पसंद करने वाला, या ऐसा वोटर निकला है जो चाहता है कि ममता बनर्जी रहे? ये सब 4 मई को पता पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा हुआ मतदान बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तराजू झुका हुआ नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, टीएमसी के जिस तरीके से बयान आ रहा है, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस बार वाकई में भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। और शायद ममता बनर्जी लग रही है कि इस बार
पासा पलट सकता है, ममता बनर्जी चुनाव हार भी सकती है। यही ममता बनर्जी के बयानों से मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2016 में इन 142 सीटों पर बीजेपी 0 थी, 2021 में 18 सीटें लाई बीजेपी। इस बार ये परफॉर्मेंस जो है इसमें बड़ा इजाफा होगा, आप ये मानकर चल रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में 18 सीटें जीती थी और 3 से 4 जिले ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता। दक्षिण 24 परगना अगर आप ले लो, कोलकाता ले लो, हावड़ा ले लो और वर्धमान ले लो, पूर्व वर्धमान, इन 4 जिलों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां काम किया है, और अगर आप लोकसभा का चुनाव देखेंगे 2024 का, तो ये जो 142 सीटें, इसमें से 35 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। तो वो 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की टारगेट में है और 20 से 25 सीटें ऐसी जो बहुत क्लोज इसमें भारतीय जनता पार्टी रही थी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 70 से 72 सीटों का टारगेट सेकंड फेज में लेकर चल रही है। पहले फेज के बाद अमित शाह ने जब पत्रकार वार्ता ली थी तो बहुत स्पष्ट कहा था कि 152 सीटों में से 110 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन हुआ है वो 100 सीटों का है और दूसरे फेज में वो ये मान के चल रहे हैं कि 50 से 55 सीटें हम जीतेंगे। तो 148 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि दूसरे फेज में उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर होने वाला है और 2021 की तुलना में वो दुगने से ज्यादा, मतलब 3 गुना सीटें जीतने की स्थिति में बंगाल में उनको नजर आ रहा है इस बार। ठीक है, बिल्कुल सर, 2021 में भी ऐसा हुआ था, बम्पर वोटिंग हुई थी और तब भी लगा था कि बीजेपी आ सकती है, लेकिन वहां ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया, बल्कि एक बार फिर से टीएमसी की सरकार आई। और कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार, बड़ी तादाद में मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आज आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपना मत डालने के लिए? कुमार। देखिए प्रगति, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की संख्या, देखिए अगर पुरुषों की संख्या, मेरे साथ में 2 लाइनें हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आ रही होगी पुरुषों की संख्या से, तो निश्चित रूप से जो महिला वोटर हैं वो ज़्यादा यहाँ पे जागरूक दिख रहे हैं पुरुषों की तुलना में। और दिन में 11:30 बज रहे हैं, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि महिलाएं ज़्यादा जागरूक है इस बार के चुनाव में? सभी जागरूक हैं, महिला पुरुष सभी जागरूक हैं और अच्छी वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, अभी तक जो रिपोर्ट है इसमें अच्छी वोटिंग हो रही है। महिलाओं के पास क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लोग वोट करने के लिए आए हैं, सोच के? बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, वो सोच समझ के हम लोग वोट देंगे, उस मुद्दे पे देखेंगे कौन, ठीक है। कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है? काफ़ी देर से लाइन में हैं आप लोग? 15 मिनट से ज़्यादा देर से नहीं है। हाँ। और आंटी, कितना क्या क्या इशू है जिसको लेके वोट कर रहे हैं? महिलाओं में तो अच्छा उत्साह दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी ना। सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डर और भय नहीं? ना कुछ नहीं। तो आपको और भी लंबी लाइन दिखाऊंगा। मैम, कोई डर और भय तो नहीं? सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है? हाँ, सब और आराम से वोट हो रहा है? ठीक है कुमार, हमारे साथ TV9 बांग्ला की हमारी सहयोगी मधु कल्पिता भी मौजूद हैं। मधु, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से किस तरह की खबरें आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि जगह जगह हमने दिखाया, कम से कम 8-10 जगहों की अभी तक खबरें सामने आ चुकी हैं जहां पर हिंसा हुई है, झड़प हुई है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कैसे हालात हैं? देखिए, मैं जहाँ अभी हूँ, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे भवानीपुर थाने के सामने मैं हूँ। कुछ टाइम पहले इधर टीएमसी काउंसिलर ऑशिम बोस और के वाइफ और उनके बेटा इधर आए थे। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि ममता बनर्जी वो खुद जाके ऑशिम बोस से बात करके आए थे। उनके वाइफ का जो एलिगेशन है कि कल रात सेंट्रल फोर्स उनके घर में अचानक से घुस आए और घुस आने के बाद उनका जो बेटा है, उनको बेटा को बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा है। इसी वजह से आज ममता बनर्जी सुबह से वहां पर ही थे और ममता बनर्जी जब वहां पर थे तब वहां पे पहुंच गए थे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद सेंट्रल फोर्स पूरा इलाका घेर लिया था। ममता बनर्जी वहां से बाहर आने के बाद ऑशिम बोस का वाइफ और उनका बेटा यहां पे आके एक कंप्लेन लॉन्च किया। देखिए, एक बात तो यहां पर बोलना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के जो लोग हैं वो लोग बार बार यही कह रहे थे कि सेंट्रल फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और कल रात ये जो एलिगेशन लेके आए हैं ममता बनर्जी और ऑशिम बोसो की, कल रात बिल्कुल, और बार-बार इसे लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की जिस तरह से भारी संख्या में तैनाती की गई है, ये टीएमसी के लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। बीजेपी पर यह आरोप बार-बार टीएमसी लगा रही है, लेकिन कुल मिलाकर 142 सीटों पर इस वक्त जबरदस्त रण देखने को मिल रहा है और कई जगह तो ये चुनावी रण
आपसी जंग में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।